नमस्कार, मैं हूं अमित। मेरे साथ आज के मेहमान हैं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री वितेंद्र मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, मैं पहला शुरुआत करूंगा, आपके यहाँ अभी छापेमार कार्रवाई हुई थी, ये कार्रवाई क्यों हुई थी और क्या क्या बरामद हुआ उसमें? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग सक्रिय हैं कांग्रेस पार्टी में, साथ ही साथ आजीविका चलाने के लिए व्यवसाय भी करते हैं। तो अब व्यवसाय हमारा जो एक सामान्य रूप से देखा जाए तो इस लेवल का नहीं है कि आईटी का छापा हमारे यहाँ पड़े। हालांकि आईटी का सर्वे था वो, लेकिन उस तरह की भी कोई हमारी ऐसा टर्नओवर या कोई ऐसा कारोबार हमारा नहीं है। और छापे के बाद किसी प्रकार की कोई बात ऐसे सामने आई भी नहीं, बल्कि यूं कहें जो टीम आई थी, इतनी बड़ी टीम जिसमें रायपुर के अधिकारी थे, बिलासपुर के थे, अंबिकापुर के थे, उन लोगों को शायद ऐसा लगा होगा कि गलत जगह वो लोग आ गए, क्योंकि उनके लायक कोई ऐसी बात हमारे यहाँ थी नहीं। सीधे सीधा कारोबार है, गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन का काम हम करते हैं तो वो एक नंबर में सारे टेंडर होकर के होते हैं, और जो भी ट्रेडिंग का व्यवसाय है तो मेरे तो समझ से परे है। लेकिन अब जो भी शासकीय प्रक्रिया है या कार्रवाई है उस पर सीधा सीधा मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन अंबिकापुर की पब्लिक जो भी जागरूक है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझसे जानते हैं, वो अच्छे से इस बात को समझ रहे थे कि ये कार्रवाई किस तरह की हुई है। मतलब आपका अगर इशारा कहें तो सीधा इस बात को लेकर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के हिसाब से यह कार्रवाई हुई थी? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि उस लेवल के हम लोग व्यवसायी है ही नहीं कि आईटी का इतना बड़ा रेट पड़ा। ठीक है, फिर भी सम्मान तो बढ़ा दिए ना, आईटी का रेट बढ़ा, मतलब तो सम्मान बढ़ा दिए जी, सम्मान इस रूप में बढ़ता हो तो ठीक है, धन्यवाद। चलिए ठीक है। सर, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार की जो कार्यशैली है, खास करके लॉ एंड ऑर्डर पर आज बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि तत्काल में आईजी और एसपी दोनों यहाँ बदल दिए गए हैं, तो इसके लिए अगला वो देखेंगे। स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, आप जो बहुत अच्छा प्रश्न पहले आपने कहा, आईजी और एसपी तो अभी बदल गए हैं। आईजी और एसपी तो सिस्टम के पार्ट है ना, वो तो हमेशा बदलते रहेंगे। उनके बदलने से कोई व्यवस्था में अच्छी या खराब जो परिस्थिति बनती है उसके लिए जिम्मेदार कौन? उसके लिए जिम्मेदार तो वर्तमान में जो सरकार रहती है, सरकार के जो पॉलिसी मेकर्स है, मंत्रालय है, वो उसके जिम्मेदार होते हैं। जब से सरकार बनी है तब से इस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या किसी से छुपी हुई है? पूरे प्रदेश की खराब है। मतलब वर्तमान में जो परिवर्तन हुआ है अधिकारियों का, इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। कह नहीं सकते, क्षमताओं की बात है। हो सकता है कि नए अधिकारी की कोई क्षमता अच्छी हो, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से प्रशासनिक कसावट ऊपर से नीचे जब तक नहीं होती है तब तक नहीं हो पाती है। हम अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर में एक ऐसा भी समय था जब चोर, बदमाश, अवैध कारोबारी, शराब के कारोबारी करने थर्राते थे। जैसे ही सरकार बनी उसके बाद क्या स्थिति बनी? रोज के रोज चैन स्नैचिंग हो रही है, कहीं लूटमार हो रहा है, चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, थाने के पीछे जगहों पे जगह जगह शराब बिक रही है, कुछ लोग खुलेआम शराब बेच रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं था। किसकी कमी है? सरकार की तो कमी है। सरकार यदि अपनी मशीनरी को टाइट रखेगी, सारी व्यवस्था चुस्त होगी। अभी भी अब नए अधिकारी कर्मचारी आए हैं, हम उनसे बहुत उम्मीद करते हैं कि वो लोग इन सब चीजों में अपना लगाम लगाएंगे, लेकिन यदि ऊपर से ही कमजोरी होगी तो ये भी बेचारे क्या करेंगे? एक चीज मेरे मतलब एक सामान्य सी बात है कि ये जो अव्यवस्थाएं फैल रही है, जिस ढंग से अपराध बढ़ रहे हैं, ये छोटे मोटे क्रिमिनल बढ़ रहे हैं, इसके लिए सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार है या बेरोजगारी को भी आप इसका प्रमुख वजह मानते हैं? नहीं नहीं, बेरोजगारी तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो क्राइम्स होते हैं इसके लिए पूरी तरह सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदार है। रोजगार बेरोजगार का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेशक उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी परसेंटेज नशे की तरफ नहीं है। वो कोई ना कोई काम तो कर ही रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं तो आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं जो पढ़े लिखे लड़के हैं। लेकिन ये तो शुद्ध रूप से प्रशासनिक कमियां हैं। जब आप खुले आप नशे का कारोबार होगा तो लोग नशे में आप जब रहेंगे तो अवैध कृत्य होगा। तो सर्वप्रथम तो नशे पे लगाम लगाना, अवैध कारोबार पर लगाम लगाना, सट्टा व्यापार पे लगाम लगाना, ये प्रथम दायित्व होना चाहिए प्रशासनिक लॉ एंड ऑर्डर की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस ढंग से अपने विरोधियों को टारगेट करती है, जिसमें से भूपेश बघेल जी प्रमुख हो गए यहाँ, जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई, लगातार कार्रवाई हो रही है और लखमा जी को जेल भेज दिया गया, कई ऐसे मामले हैं। इन सारे मामलों को जोड़ के देखा जाए तो लोकतंत्र की स्थिति को क्या देखते हैं वर्तमान में?
लोकतंत्र धीरे धीरे पिंजरे में कैद होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उस मशीन में यदि कोई भी दागदार आदमी जाता है धुल के निकल आता है। यदि उस मशीन में कोई व्यक्ति फिट नहीं हुआ तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। ईडी का उपयोग करेंगे, सीबीआई का उपयोग करेंगे। स्थानीय स्तर के यदि राजनेता है या स्थानीय स्तर के जो भी विपक्षी लोग हैं उन पर स्थानीय स्तर पर दबाव डाल करके उनको परेशान करने की नियत रहती है। ये तो हम पिछले 10-12 सालों से देखते चले आ रहे हैं और इसकी मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये एकाधिकार करना चाहते हैं जो कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सर, अभी कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है, किसका फेलियर मानते हैं आप? देखिए, फेलियर की जहां तक बात है, पहले तो मैं जो भी शहीद हुए पहलगाम में उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी चूक है शासकीय मशीनरी की, जब आप एक तरफ जान रहे हैं कि जिसकी जो आदत है वो कभी नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान की पूरी राजनीति, पाकिस्तान की सारी व्यवस्था भारत में अशांति फैलाने पर ही टिकी हुई है। ये आप खूब भली भांति जानते हैं। आपके समक्ष पुलवामा हुआ था, उसमें भी 40-42 हमारे सैनिक शहीद हुए थे। इसके बाद निसंदेह स्थिति असामान्य हुई, लोगों का भरोसा बढ़ा और जो सामान्य कश्मीरी लोग हैं वो भी चाहते हैं कि वहां शांति बहाल हो और लोग पर्यटक के रूप में जो प्रमुख उद्योग है वहां का, जिससे रोजी रोजगार चलता है, एक बैक प्रति वर्ष पिछले 4 सालों में देखा जाए तो क्रमशः 35 लाख से करोड़ों की संख्या में पहुंच गया। 1-2 साल में देखा जाए तो 1.5-2 करोड़ पर्यटक वहां समान रूप से जाने लगे और लोग बाग मानने लगे कि कश्मीर जो हमारी धरती का स्वर्ग है उसे एक बार जरूर जाए, हम देखें, किसी भी रूप में देखें। किंतु प्रशासनिक फेलियर इतना बड़ा है, क्या शासन को इसमें चेतना नहीं चाहिए था कि ये आतंकवादी कभी भी ऐसी घटना कर सकते हैं जिससे कि इस देश में शांति फैले, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कमी आए। नाम जिस तरीके से लोगों को मारा गया एक धर्म विशेष बोल करके, वो ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो मन उद्वेलित हो जाता है, लेकिन उनका यही उद्देश्य तो था कि आप किसी भी तरह एक पक्ष को उद्वेलित करके दूसरे पक्ष को भिड़ा दो। अब इसके पीछे क्या राजनीतिक निहितार्थ तो होंगे, क्या आगे चल के इसकी स्थितियां बनेंगी, जिस तरीके से अभी उबाल मार रहा है जोर लोगों का, तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण होता जाता है। जबकि विशुद्ध रूप से ये मानवीय संवेदना का विषय है, राजनीति इसमें कहीं देखना भी नहीं चाहिए। और जो भी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हैं उनको भारत सरकार को चाहिए कि वो अपनी सीमा और हद से परे जाकर के उनके लिए जो भी कठोर कार्रवाई कर सकते हो करें और उनको सबक सिखाएं ताकि वो दोबारा सर उठा के ना देख सकें इस तरीके से। सीमा और हद दोनों को पार करके भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, ये कहना है द्विजेंद्र मिश्रा जी का। सर, छत्तीसगढ़ सरकार पर भूपेश बघेल जी लगातार आरोप लगाते हैं कि सरकार छत्तीसगढ़ में कोई और चलाता है। आपको भी लगता है क्या? अब बहुत स्पष्ट है, कुछ क्या बोला जाएगा। हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री साहब हैं बहुत ही सज्जन सीधे हैं, ये उनकी खासियत है। लेकिन प्रशासनिक क्षमताओं के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी या छत्तीसगढ़ के लगभग जागरूक लोग जानते हैं कि रिमोट कंट्रोल कहीं और है। कोई कहता है कि ओपी चौधरी साहब चला रहे हैं, कोई कहता है कि पीएमओ से चल रहा है, भगवान जाने जहां से भी चल रहा हो, लेकिन ये जरूर है कि इसके पीछे कोई ना कोई रिमोट कंट्रोल तो है। सर, हम लोग छोटे छोटे थे तो अंताक्षरी खेलते थे, शुरू करो अंताक्षरी प्रभु का लेके नाम। वर्तमान छत्तीसगढ़ में यही हाल है, शुरू करो बुलडोजर लेके प्रभु का नाम। अभी आप देखे होंगे ये सिविल कोर्ट के पीछे बिना नोट, पहले घर गिरा दिए, कहते अब नोटिस देंगे। कैसे देख रहे हैं आप ये जो व्यवस्थाएं चल रही है, क्यों चल रही है इस तरह की? देखिए, एक लकीर सीमा बन गई है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, या उस राजनीति के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने की एक वर्ग विशेष को, या अपने आप को, हो सकता है कि बुलडोजर संस्कृति जैसे यूपी में शुरू होता है तो यूपी का देखा देखी उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी चालू किया, उससे ऐसा लगता है कि उनको वाहवाही मिलेगी। इस तरीके से जो कार्यवाही होती है इसमें गरीब ऐसे लोग जो कि जब पहले किसी नजूल की शासकीय भूमि है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जहां की वो बस गए, तो क्या कलेक्ट्रेट के पीछे नाक के नीचे, जिला प्रशासन के नाक के नीचे यदि वो बस रहे हैं तो उस समय तहसीलदार, आरआई, पटवारी, कलेक्टर, एसडीएम साहब लोगों की आंखें नहीं खुलती। लोग वहां बस जाते हैं, घर बना लेते हैं, इसके बाद बिना नोटिस के आप उनका घर उजाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। कौन सी बहादुरी है? ये तो एक तरह से अन्याय है ना।
आपको पहले ही कार्रवाई करनी थी। और जब वो बार बार चीख चीख के बोल रहे हैं कि हमको नोटिस दे दो, हमको अपना सामान हटाने के लिए वक्त दे दो, तो कम से कम इतनी संवेदना तो होनी चाहिए। तो इतनी संवेदनहीन सरकार सिर्फ बुलडोजर संस्कृति के सहारे आगे बढ़ने का प्रयास करती है, बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। सरकार संवेदनहीन है, ये बात तो जिस ढंग की कार्रवाई हो रही है इससे माना जा सकता है और माना भी जाना चाहिए, क्योंकि सरकारों का अगर विरोध नहीं होगा तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। सर, हमारे छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य, छत्तीसगढ़ को छोड़ते हुए फिलहाल सरगुजा में हमारे पहले स्वास्थ्य मंत्री भी सरगुजा के थे, वर्तमान में भी सरगुजा संभाग के ही हैं स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग में ढंग का सुधार नहीं हो पा रहा है। और आपको मैं एक बात बता दूं, शायद आपको जानकारी हो ना हो, अंबिकापुर में कई ऐसे अस्पताल हैं जो मुर्दों का इलाज कर दे रहे हैं। खुला लूट मचा हुआ है, स्वास्थ्य माफिया मतलब एकदम अंतिम स्तर तक सक्रिय है, जो सरकारी अस्पताल जाके वहां से लोगों को बरगला के प्राइवेट अस्पतालों में ला रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं ठप है। अस्पताल जो है कचरे का डंपिंग यार्ड बना हुआ है। कैसे देखते हैं इसको, कैसे सुधार होगा? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में सुधार पिछले कार्यकाल में हमारे सम्माननीय महाराज साहब टी.एस. सिंहदेव साहब स्वास्थ्य मंत्री थे, कमियां उस समय भी थी, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से सब कुछ अच्छा था, लेकिन कमियों की मात्रा एकदम कम से कम तर होती चली गई थी। हर क्षेत्र में, चाहे वो भवन के संदर्भ में हो, चाहे वो कर्मचारियों के संदर्भ में हो, चाहे त्वरित इलाज के संबंध में हो, चाहे लोगों को ऊपर चिकित्सा के लिए रेफर करने के संबंध में हो, लगातार सुधार करने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। और पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने इसके स्वास्थ्य विभाग में अपने जो उनकी कार्य क्षमता है, निसंदेह वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति है और उन्होंने पूरी क्षमता से अपना सुधार का प्रयास किया, जिसका नतीजा है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में पीजी के 44 सीट बने। साथ ही साथ कई ऐसी मशीनें, सिटी स्कैन से लेकर के तमाम ऐसी सुविधाएं, आइसोलेटेड वार्ड वगैरह की सुविधाएं, खासतौर पे कोरोना काल के समय में जो जिस तरह का परिश्रम, जिस तरह का यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी की तत्कालीन उस समय जो लोगों को सुविधाएं मिली थी, उसकी तुलना में यदि आज हम देखें तो साल भर के इस 1.25 साल के इस कार्यकाल में स्थितियां दिनों दिन फिर से पूर्ववत होती चली जा रही है। कोई भी अभी माने इतने मरीज हम लोगों से भी संपर्क में आते हैं कि साहब कोई कर्मचारी, कोई नर्स, कोई वहाँ वार्ड बॉय या डॉक्टर लोग भी उस ढंग से लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं जैसी उनकी ड्यूटी है, जिनसे उनको करनी चाहिए। घंटों घंटों लोग इंतजार करते रहते हैं, डॉक्टर साहब नहीं आ रहे, घंटों घंटों इंतजार करते रहते हैं, उनका एक्सरे नहीं हो पा रहा है, घंटों घंटों इंतजार करते रहते हैं। दिन में 2 बजे तक मान लीजिए एक्सरे और सिटी स्कैन होना है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको ब्लड चढ़ना है, उनका स्कैनिंग होना है 2 बजे तक। कर्मचारी 2 बजे 2:30 बजे आके बोल रहा है आज का दिन खत्म हो गया, कल चले आना। दूर दराज गांव से आए हुए लोग दिन दिन भर इंतजार करके परेशान रहते हैं। तो इस तरह से बड़ी लचर व्यवस्था होती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक आरोप है, दिशाहीन नेतृत्व है, कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस में परिवारवाद है। क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए, जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, खासतौर पे दिशाहीन यदि होती, हमारी दिशा तो फिक्स है। हमारी दिशा तो समाज के हर तबके को साथ में लेके चलने की दिशा है। कांग्रेस की नीति ही है समभाव की, उसमें कहीं कोई भेदभाव की बात नहीं है, ऊंच नीच की कोई बात नहीं है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सभी समान रूप से विकास करें, ये तो हमारी स्पष्ट नीति है और उस पर चले ही जा रहे हैं। दिशाहीन तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने इस देश की दिशा ही बदल दी है। इस देश की आने वाले समय में दशा बदल जाएगी यदि यही दिशा रही तो। यहाँ जो अंतरकलह बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में भगवान ना करे कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी कि कहीं हम गृह युद्ध की तरफ न चले जाएं। दूसरी बात है, जहां तक परिवारवाद की बात है, हमारे अंबिकापुर सरगुजा में भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष आदरणीय भारतीय जनता पार्टी, भारत सिंह सिसोदिया जी, जिला पंचायत की सदस्य। आप बताइए सर, अब मेरे को आप लपेट, जिला पंचायत की सदस्य, उनकी भार्या है, हाँ पत्नी है, ठीक है। अभी अभी हाल फिलहाल युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया आदरणीय तोमर जी को, विजय सिंह तोमर, ठीक है, उनकी भार्या जिला पंचायत है।
कांग्रेस पार्टी से आए हुए हमारे साथी पूर्व के यहाँ के लिए विधायक चुने गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। उनके बड़े भाई साहब जिला पंचायत के सदस्य हैं। तो परिवारवाद कहाँ है, बताने की आवश्यकता है। परिवारवाद लोगों को सिर्फ मैं इंटरव्यू में कुछ बोल दूं उतने में नहीं होगा ना। परिवारवाद तो अपने अंदर झांक करके देखना होगा ना कि परिवारवाद कहाँ है। ठीक बात। तो ये स्पष्ट है परिवारवाद कहाँ है। लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, भी एक आरोप है। इस पर बोल दीजिए, फिर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी पूरे विश्व में शायद खोजने जाइए ना तो दूसरी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ जिस तरीके से गांधी परिवार को लेकर के ये बातें बोली जाती है, मैं आप शायद लोग बोलने में संकोच करें, गांधी परिवार को लेकर बोली जाती है। गांधी परिवार का इस देश के आजादी से लेके इस देश के विशेष विकास में ऐसा योगदान है ना कि वो परिवार दुनिया में सबको एक दिन जाना है। परिवार यदि नहीं रहेगा ना तो भी गांधी परिवार को रहती दुनिया तक भारत देश में कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनका जो योगदान इस देश के विकास में रहा है तो सिर्फ उतने तक ही सीमित यदि आप करके अपने चश्मे से देखते हैं तो ये देखने वालों की कमी है। अन्यथा हमारे यहाँ अभी वर्तमान में प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब हैं। ये किस वर्ग से हैं? इसके पहले सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। यदि मान लीजिए परिवारवाद या नेतृत्व की बात है, सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। प्रधानमंत्री उनके थाली में परोसे हुए जैसे पद रखा हुआ था, उन्होंने ठुकरा करके इस देश के विकास के लिए एक बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही जानकार, समझदार, पढ़े लिखे, विद्वान डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनवाया। इस देश में नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री रहे। कितने उदाहरण दिया जा सकते हैं। मैं अंबिकापुर से एक उदाहरण देता हूं आपको। अंबिकापुर राजीव भवन के सामने अभी एक प्याऊ बना है जी। प्याऊ के सामने पोस्टर लगा हुआ है, विनीत कांग्रेस कमेटी सरगुजा जी। उसमें 2 फोटो हैं, टीएस सिंहदेव, आदित्य शरण सिंहदेव। कांग्रेस के किसी कार्यकर्ताओं का फोटो उसमें नहीं है। सीधा बात है कि दिशाहीन नेतृत्व है। जिसने भी ये पोस्टर बनवाया है उसने कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दिया। सिर्फ टीएस सिंहदेव और आदि बाबा का फोटो होना परिवारवाद का भी उदाहरण है। और ये लोकतंत्र, जब आप कांग्रेस कमेटी की बात कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस के पदाधिकारियों का फोटो क्यों नहीं है उसमें? और जब सिर्फ 2 लोगों का फोटो है तो फिर कांग्रेस कमेटी का नाम क्यों है? देखिए, परिवार कोई भी हो, राजनीतिक परिवार हो, चाहे एकल परिवार हो, चाहे हमारे समाज का परिवार हो, मुखिया कौन होता है? नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं को एक सम्मान भी दिया जाना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं सहमत हूं, सम्मान दिया ही जाता है। ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं दिया जा सकता। जहां तक पोस्टर की बातें हैं, मुखिया किसी भी परिवार के माता पिता होते हैं, फिर उसका लंबा चौड़ा परिवेश परिवार का हो जाता है। उसी प्रकार हमारे कांग्रेस परिवार में जितने भी कार्यकर्ता है सभी समान है, सभी बड़े हैं। आपके पोस्टर यदि बनते हैं उसकी संख्या सीमित हो जाती है। कितने लोगों का आप फोटो लगाइएगा, किसको आप खुश रखिएगा, किसको नाराज करिएगा। वो स्थिति और खराब हो जाती है यदि 4 कार्यकर्ताओं का आपने लगाया और 4 कर्मठ कार्यकर्ता यदि छूट गए, उनको हम क्या जवाब देंगे? इसलिए आदमी मुखिया के नेतृत्व में या मुखिया के फोटो में ही कह लीजिए, उनके माध्यम से हम सारे कार्यकर्ता अपना अक्स देखते हैं। उन्हीं के आईने में हम अपना चेहरा देखते हैं। हमको लगता है हमारा मुखिया यदि है तो सारे कार्यकर्ता उसमें समाहित है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसको कि परिवारवाद जैसे इतने बृहद संदर्भ में इसको जोड़ के देखा जाए। निगम की जो वर्तमान व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर में, इस व्यवस्था से कितना संतुष्ट है आप? देखिए, अभी तो कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। नहीं, जल्दबाजी नहीं होगा सर। अभी जो पानी वगैरह में आया था ना, वो सीवर का पानी आ गया था, ऐसा कुछ शिकायतें थी, उसको लेकर उस संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये कर्मचारियों की कमी तो है। जो भी नगर निगम का अभी वर्तमान सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी समर्थित, भारतीय जनता पार्टी की, तो अभी तो 2 महीने में 1 महीने में समझने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन बावजूद ऐसा नहीं है। जो भी आज हमारी महापौर हैं वो पूर्व पार्षद कई बार की रह चुकी हैं। पूर्व में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अभी MIC के मेंबर हो गए हैं,
पूर्व पार्षद रह चुके हैं, तो नगर निगम से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारी स्थिति को जानते हैं। और यही सब साथी जो लोग हैं वो नगर निगम के सब कार्यों पर पहले सवाल उठाया करते थे। आज उनके कार्यकाल में यदि स्थिति बन रही है तो ये दुर्भाग्यजनक है। और खास तौर पे ये पेयजल जैसी बातें हैं, पेयजल जैसी गंभीर विषय में उनको बहुत गंभीर रहना चाहिए। यदि खराब पानी आ रहा है, दूषित जल आ रहा है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो ये सब तो सोचनीय विषय है, इस पर तो ध्यान देने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति बिगड़ी है, इसको सुधारने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं आप लोग? समय समय पर देखिए, स्थितियां बनना बिगड़ना तो एक प्रक्रिया ही है। कहीं ना कहीं चूक तो हमारी पार्टी से या हम लोगों से हुआ ही, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। तो फिर से राष्ट्रीय नेतृत्व इस संबंध में गंभीर है, प्रदेश का नेतृत्व भी गंभीर है, लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को फिर से एकजुट करने का प्रयास चल रहा है। हमारे यहाँ उदयपुर अधिवेशन हुआ था, अभी तो गुजरात में अहमदाबाद में हुआ। इसके पहले उदयपुर अधिवेशन में बहुत सारी बातें सामने लाई थी, जिसके तहत मंडल का गठन होना था, 12-12, 10-10 वार्डों के बीच का गठन होना, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना, पदाधिकारियों को जागृत करना। तो उन सब पर बहुत जोर शोर से कार्यवाही हो रही है। और आने वाला समय कांग्रेस का होगा, आप यकीन मानिए कांग्रेस का समय होगा। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, या तो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं या फिर घर बैठ रहे हैं, जो भी स्थिति है। क्या कारण हो सकता है और इसको कैसे सुधारेंगे आप लोग? बड़ी संख्या में तो मुझे तो नहीं नजर आता। विधायक जी यहीं के सबूत हैं इस बात के। देखिए, वो बड़ी संख्या तो नहीं कह सकते, वो तो किस्मत की बात है कि भाई। उसके बाद फिर मैं निगम में भी आऊंगा, तो है सर, कई है, मान लेता हूँ, कई नंबर में हो सकते होंगे। लेकिन ऐसे लोग जो ढुलमुल नीति रीति के तहत रहते हैं, उनका कहीं तो ठिकाना होता नहीं है। आज जहां उनको लाभ मिल रहा है वहां चले गए, लेकिन वो जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी के लोग भी क्या उनको स्वीकार कर पाते हैं? जो वर्षों 50-50, 40-40, 30-30 सालों से जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसमें कोई भी मेहमान यदि किसी नाराजगी की वजह से या अपने स्वार्थ की वजह से जाएगा किसी भी पार्टी में, उसका सम्मान नहीं होगा। और ऐसे लोगों के जाने से किसी भी पार्टी को कभी फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी पार्टी बोल रहा हूं, कांग्रेस को तो फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह के स्वभाव वाले लोग यदि किसी भी पार्टी में जाते हैं, उस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों का चले जाना ही बेहतर है। ऐसे लोगों का निसंदेह चले जाना ही उत्तम होता है, उसकी अपनी पार्टी के लिए। आप सुन रहे थे द्वितेंद्र मिश्रा जी को। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। किसी भी तरह के परेशानी या अनियमितता या मांग को लेकर अगर आप अपनी बातों को सामने रखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।